नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, वरना आपके कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपके डाउट जितने भी हैं सारे क्लियर होंगे। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने साथियों के साथ भी वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो ये जो निर्वाचन आयोग का जो वर्णन किया गया है, ये किया गया है भाग 15 में। भाग 15 में किया गया है। आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो 324 से 329 के तक जो है ये निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 324 क्या बताता है? उसमें निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है या उल्लेख है। जो निर्वाचन आयोग क्या है, कैसे काम करता है, ये सब जो है 324 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, बाकी अन्य जो है राष्ट्रपति जो है अन्य जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। ये सब उल्लेख जो है वो 324 में है। बाकी हम लोग आर्टिकल इसी वीडियो में लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि निर्वाचन आयोग आखिर क्या है, कैसी संस्था है। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है, पहली बात तो ये एक स्थायी संस्था है। ठीक है, और स्वतंत्र है। स्थायी है और क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र कैसे लिख किया? स्वतंत्र है मतलब स्थायी मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि जब इसकी आवश्यकता हो तभी इसका गठन किया जाए या किसी के दबाव में काम करे, ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग जो है एक स्वतंत्र है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करता है। ठीक है, और स्थायी है। जब से इसका गठन हुआ है तब से ये लगातार काम करती आ रही है। हालांकि पहले ये एक सदस्य संस्था थी, मतलब इसमें खाली एक ही सदस्य होता था, एक ही चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन 1990 के बाद जो है 1993 में एक गोस्वामी समिति आई थी, उसके बाद जो है इसमें 2 सदस्य और रखे गए, यानी 3 लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी 1989 में कि भैया इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाओ। सदस्यों की संख्या बढ़ भी गई थी, लेकिन 1990 में क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तो उसके दौरान फिर से इसमें एक सदस्य संस्था बनाई गई इसको। ठीक है, तो ये जो है स्थायी है, स्वतंत्र है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन आपका जीके में क्वेश्चन बनता है। देखिए, जीके और जीएस में अंतर क्या होता है कि जीएस में मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट वाइज यानी विषय है उसमें, लेकिन जीके एक जनरल नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो वो जैसे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। इसको आप ये मत समझिएगा कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये जीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि 25 जनवरी तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं हम लोग 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे भाई? सुकुमार सेन थे। अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन है। और यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। मैंने जैसे कि समझाया आपको, स्थायी मतलब कभी भी इसका जो है खंडन नहीं होगा, कभी भी इसका जो है क्या भंग नहीं किया जाएगा। और स्वतंत्र मतलब किसी के दबाव में काम नहीं करता है ये। ठीक है, 1950 से 1989 तक एक सदस्य संस्था थी ये। उसके बाद तारकुंडे समिति आती है। तारकुंडे ये ऐसे हटाओ यहाँ से। तारकुंडे समिति आती है और पहली बार आयोग को बहुसदस्य संस्था बनाने की सिफारिश करते हैं। ये मान भी ली जाती है इनकी बात। और 1989 में आयोग को पहली बार बहुसदस्य संस्था बनाया गया, लेकिन 1990 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और इसे फिर एक सदस्य संस्था बना दिया गया। ठीक है, तो ये सन याद रखिएगा। 1989 में एक तारकुंडे समिति आती है। ठीक है, और फिर 1990 में एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा फिर से ये कैंसिल कर दिया जाता है। फिर एक गोस्वामी समिति आती है दोस्तों। 1993 में गोस्वामी समिति आती है। और एक आयोग, इसमें क्या होता है कि आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो गोस्वामी समिति और तारकुंडे समिति आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है अच्छे पेपर में। ठीक है, तारकुंडे समिति का संबंध किससे है? गोस्वामी समिति का जो है संबंध किससे है? ठीक है, अच्छा, एक जीके का क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर कि वी.एस. रमा देवी एकमात्र महिला है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की ये गवर्नर भी रह चुकी थी। तो 1990 की बात है ये। ठीक है, 1990 की बात है कि वी.एस. रमा देवी एकमात्र महिला है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं। समझ में आ रहा है?
V.S. रमा देवी एकमात्र महिला है। अच्छा, इस समय कौन है? इस समय मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है? उनका नाम है श्री सुशील चंद्र। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है, एक नाम है राजीव कुमार, दूसरा नाम है अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, ये बदलते रहते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है ये देख लीजिए। पहली बात, चुनाव करवाना। चुनाव किनका किनका करवाना? सबका चुनाव नहीं करवाते हैं ये। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानमंडल का। मतलब विधानमंडल मतलब क्या? विधानमंडल में 2 निकाय आते हैं। कौन कौन से 2 संस्थाएं हैं? एक विधान परिषद, एक विधानसभा। तो इनका चुनाव कौन कराता है? भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव, तो देखिए वो जो होता है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है। तो चुनाव आयोग जो है, इसका चुनाव आयोग जो होता है वो इस निर्वाचन आयोग जो है वो इसका चुनाव नहीं करवाता है, वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। कौन कौन से चुनाव करवाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, और आपका राज्यसभा का, लोकसभा का और विधानमंडल का। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी करना, चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, ये सब सूचना कौन जारी करता है? वो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। किसी का हस्तक्षेप इसमें फिलहाल तो नहीं होता है क्योंकि स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ये इसका जिम्मेदारी होती है कि कब चुनाव कराना है, ठीक है, कब अधिसूचना जारी करनी है, ये किसके पास जिम्मेदारी होती है? ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। मतदाता की सूची तैयार करना, मतदाता की सूची तैयार करना है। ठीक है, कि कौन कौन जो अरे यार जो लिस्ट आती है ना, जो मतदाता सूची होती है वो किसका काम होता है तैयार करना? वो चुनाव आयोग का ही काम होता है। ठीक है। आचार संहिता मतलब क्या होता है कि रोक के लिए, मतलब रोकथाम के लिए, जैसे जब चुनाव करीब होते हैं तो आचार संहिता लग जाती है। मतलब उसमें ना तो कोई नई घोषणा हो सकती है, सरकार जो मौजूदा सरकार है ना तो मतलब कोई भी ना तो मतलब एक नई घोषणा कर सकती है, ऐसी कोई घोषणा नहीं करेगी जिससे जो है वोटर प्रभावित हों। ठीक है। और ऐसी कोई जो है नई स्कीम भी नहीं लाएंगे। ठीक है, ये सब आचार संहिता के थ्रू होता है। और आचार संहिता का लागू करने का काम कौन करता है? ये भारत निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है भाई? भारत निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। परिसीमन करवाना, परिसीमन क्या होता है? परिसीमन जो होता है ना, प्रत्येक 10 साल में करवा सकते हैं इसको। जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का आवंटन होता है, क्षेत्र के आधार पर जो सीटों का आवंटन होता है वही परिसीमन होता है। परिसीमन मतलब जांच कराना, सीटों का आवंटन कराना। सीटों का आवंटन कैसे होता है? होता है जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, या जनसंख्या के आधार पर जो है क्षेत्रों का निर्धारण करना, वहाँ पर सीटों का निर्धारण करना, ये परिसीमन कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक 10 वर्षों में परिसीमन कराया जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि परिसीमन जो है वो 10 वर्षों में कराया ही जाए। अभी तक 4 बार हो चुका है ये, लेकिन प्रत्येक 10 वर्षों में, उससे कम नहीं होता है, प्रत्येक 10 वर्षों में ये परिसीमन कराया जा सकता है आर्टिकल 82 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 82 के तहत कराया जाता है। अच्छा, परिसीमन आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि परिसीमन है और इसके अध्यक्ष हो गए सुप्रीम कोर्ट के जज, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं, ठीक है, वो इसके पदेन सदस्य हो जाएंगे। पदेन सदस्य का मतलब होता है जबरदस्ती बन जाना, मतलब ना चाहते हुए भी। जैसे उपराष्ट्रपति हैं, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ना चाहते हुए भी। अगर वैसे तो परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वो अपने आप, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो अपने आप ही इसका पदेन सदस्य बन जाएगा। तो ये होता है कौन? ये होता है परिसीमन। ठीक है, परिसीमन कराना। तो ये बात आपको मैंने बता दी। कहाँ गया पॉइंटर? ये परिसीमन। ठीक है, तो परिसीमन कराने का काम किसका होता है? निर्वाचन आयोग होता है। और एक बात देखिए क्या होता है कि इसमें जो कानून होता है वो संसद बनाती है। परिसीमन कानून जो होता है वो संसद बनाती है। अभी इसको आर्टिकल में देखेंगे हम लोग। ठीक है। राजनीतिक दलों को मान्यता, जो राजनीतिक दल होते हैं ना दोस्तों, उनको जो मान्यता देता है वो चुनाव आयोग ही देता है। ठीक है, ये इसके कार्य हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं क्या होता है? निर्वाचन आयुक्त, देखो योग्यता क्या होती है। देखिए, योग्यता के बारे में स्पष्ट नहीं बताया गया है कि योग्यता क्या होती है। अब इतना बड़ा आयुक्त बनने जा रहा है, मतलब देश का निर्वाचन आयुक्त बनने जा रहा है, तो IAS से बड़ा कोई एग्जाम तो होता नहीं है, ना तो कोई पद होता है। हालांकि उसमें प्रमोशन होकर बहुत बड़े बड़े पद हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो मुख्यतः क्या होता है कि IAS ही होते हैं लोग, लगभग IAS ही होते हैं। IAS मतलब IAS जो रैंक के होते हैं वही आयुक्त बनते हैं। ठीक है, तो यही एक है। साधारण तौर पर IAS अधिकारियों को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है, बाकी कोई योग्यता नहीं है इनकी। ठीक है, और एक बात है,
राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर यह काम नहीं करता है मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रसाद प्रयत्न मतलब ये होता है कि जब मंत्रिमंडल चाहे राष्ट्रपति से सिफारिश करके उसको हटवा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इनको हटाना मुश्किल होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको जो हटाने की प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू की जाती है। ऐसे आसानी से मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति इसको हटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति तो होती है उसकी, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पे वो काम नहीं करता है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए वो स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। मेरी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को मतलब पढ़ाऊँ मैं। सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको भी कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला कि सुप्रीम कोर्ट को जज कैसे हटाया जाता है, क्योंकि वो अलग ही एक चैप्टर ही है। तो ऐसे ही इसको हटाया जाता है। अच्छा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हटाया जाता है, वो भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। लेकिन जो चुनाव आयुक्त होते हैं, जो अन्य दो चुनाव आयुक्त होते हैं, वो जब चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश करके उसको हटा दिया जाता है। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर देगा और जो अन्य दो चुनाव आयुक्त हैं उनको हटा दिया जाएगा आसानी से। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो ऐसे हटाया नहीं जाता है, ठीक है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखो, जैसे मान लो कि किसी की एज है 55 साल और ये इसको बना दिया गया चुनाव आयुक्त, ठीक है। तब 55 + 6 कर दो तो 61 साल में ये रिटायर हो जाएगा। ये कितने साल में हो जाएगा? 61 साल में रिटायर हो जाएगा। वही अगर मान लो कि किसी की नियुक्ति होती है 63 साल में, तो 63 + 2 यानी 65 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 2 साल में ही रिटायर हो जाएगा। या तो वो अधिकतम 6 वर्ष काम करे, या उसकी अगर एज हो गई है 65 वर्ष तो वो हटा दिया जाएगा। तो कार्यकाल इनका 6 वर्ष या अधिकतम कितना 65 वर्ष कार्यकाल इनका होता है। समझ गए कि नहीं? मान लीजिए किसी के 55 साल एज है तो 55 6 61 साल, तो 61 साल तक वो बना रहेगा अपने पद पर। लेकिन वही अगर 63 साल का है और उसकी नियुक्ति होती है तो 63 2 साल जोड़ दीजिए 65 साल हो जाएगा, तो 65 साल में वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए लिखा हो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 325 में क्या कहा गया है? तो कोई भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जो होती है, भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को धर्म, मूल जाति और लिंग इसके आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं कर सकती। मतलब किसी का कोई भी धर्म हो, कोई भी मूल वंश हो या कोई भी लिंग हो, उसके आधार पर चुनाव आयुक्त जो है वो मतदाता सूची में शामिल करने से उसको मना नहीं कर सकते कि भैया नहीं, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, या आपका मूल वंश कुछ और है, या आपका लिंग कुछ और है, आप लड़की हो, आप लड़का हो, या आप मतलब जो है ट्रांसजेंडर हो, तो इसके आधार पर जो है मतदाता सूची में नाम शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 325 में कहा गया है। ये अनुच्छेद 325 में दोस्तों कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 326 में क्या कहा गया है ये भी जान लो कि लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। देखिए, पहले जो है वो चुनाव डालने का जो एक एज लिमिट थी वो थी 21 साल, फिर इसको कर दिया गया 18 साल, ठीक है। तो ये 326 में बताया गया है कि लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसके लिए जो चुनाव जो वोट डालने का अधिकार है वो अनुच्छेद 326 में बताया गया है, ठीक है। और 327 क्या है भाई? देखो, भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद जो है निर्वाचन प्रक्रिया को नियंत्रण के लिए मतदाता सूची तैयार के संबंध में नियम आदि बना सकती है। और देखिए यहाँ पर लिखा है परिसीमन के संदर्भ में भी कानून बना सकती है। परिसीमन आयोग जो मैंने बताया कि क्या काम करता है, वो जनसंख्या के आधार पर जो है क्षेत्रों का नियंत्रण या फिर सीटों का आवंटन के बारे में वो काम करता है, ठीक है। तो परिसीमन के संदर्भ में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास ही ये अनुच्छेद 327 से बताया गया है। और भारत की संसद को यह भी शक्ति दी गई है कि संसद जो है निर्वाचन प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए मतदाता सूची तैयार के संबंध में नियम में जो है वो सब कानून वगैरह बना सकती है, ठीक है। ये संसद को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 328 जो है वो राज्य विधानमंडल को संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है, ठीक है। राज्य विधानमंडल का जो संबंधित जो राज्य है
उनके अंदर जो चुनाव के संबंध में जो है प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 328 में। 329 में क्या कहा गया है कि चुनाव संबंधित विषयों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। मतलब जो चुनाव जिसे निर्वाचन आयोग है कोई भी कानून अगर बना रहा है तो उसमें इतनी जल्दी जो है हस्तक्षेप नहीं कराएगा। मतलब इतनी जल्दी हस्तक्षेप न्यायालय नहीं करेगा कि बार बार टोका जाए इसको। वो अपने हिसाब से चल सकता है, अपने हिसाब से कानून निर्वाचन आयोग बना सकता है, लेकिन वहाँ पर न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है। एक बात और है, जब भी कोई चुनाव होता है राष्ट्रपति का छोड़कर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का छोड़कर, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कोई अगर विवाद होता है तो उसको भी उस विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदारी ले सकता है अपनी, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। अन्य जो चुनाव होते हैं उसमें कोई विवाद होता है तो पहली सुनवाई जो है वो निर्वाचन आयोग ही करता है। बस खाली राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को छोड़कर बाकी जितने भी चुनाव हैं वो सारे के सारे जो भी विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है निर्वाचन आयोग की। ठीक है। उसकी किसकी जिम्मेदारी। और एक बात है, ये जो देखो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल होता है इसकी जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल हो गया, इसकी दोस्तों जिम्मेदारी होती है कि जब चुनाव हो रहा हो तो चुनाव के लिए प्रशासन संबंधित जो व्यवस्था है वो निर्वाचन आयोग को दे। ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है। और जैसे कि चुनाव हो रहा है, आप देखते होंगे जितने भी गवर्नमेंट जो ऑफिसर है या फिर जो एम्प्लॉय हैं इनकी ड्यूटी लगती है, तो ये निर्वाचन आयोग के सदस्य नहीं है कि निर्वाचन आयोग बहुत बड़ी संस्था है वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। ऐसा तो आप जानते होंगे कि भाई कोई मास्टर है, कोई बाबू है, कोई चपरासी है, सबकी ड्यूटी लगती है। तो ये सब जिम्मेदारी होती है राज्यपाल की, उस राज्य की जिम्मेदारी होती है कि भैया वो प्रशासन संबंधित जो है हमको एम्प्लॉय दे या फिर कार्यकर्ता दे या कर्मचारी दे, जिससे वो चुनाव जो है संपन्न कराया जा सकता है। ठीक है। ये सब 324 के अंतर्गत आता है कि कैसे कैसे काम निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है। और एक बात है, जो निर्वाचन आयुक्त जो होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, इनमें कोई पद बड़ा छोटा नहीं होता है, ये तीनों लेवल में होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इन दोनों का पद जो होता है बराबर होता है ना। ये मतलब एक चौंकाने वाली बात है। जब कभी मीटिंग होती है या कोई ऐसी कोई मतलब किसी चीज़ पे बहस हो रही होती है तो वहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है वो चेयरमैन या अध्यक्ष का काम करता है। बाकी अगर देखा जाए तो उनका जो पद होता है वो बराबर होता है। ठीक है। यह भी एक इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है। तो अब कोई डाउट बचा हो तो आप लोग भाई कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने साथियों के साथ खूब वीडियो शेयर कीजिएगा, खूब वीडियो को लाइक कर दें, प्यारी सी कमेंट छोड़ दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।